Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 10 students, finally your Cambridge exams are over and I hope तुम लोग के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, तुम लोग का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे ग्रेड से कामयाब करे। आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के अल्लाह पाक आपको रिजल्ट दे, आमीन। सिंस योर Cambridge exams are over, I am back with one more tension। ये टेंशन सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स में नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट्स में लेस देन 50% मार्क्स स्कोर किए हैं। अपेयरिंग तो आप दे चुके हो, अपेयरिंग की टेंशन तो अब ख़त्म हो गई है। अब ये जो नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट्स हैं जो कि 6 बनते हैं, ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर जो है वो इसके पेपर्स दोगे कैम्ब्रिज के। तो उन सब्जेक्ट्स में जिन बच्चों के लेस देन 50% मार्क्स हैं ईओवाई एग्जाम में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेटेड रिजल्ट। कंसोलिडेटेड में तो सभी पास हो गए माशाल्लाह, लेकिन एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स जो आपके हुए थे उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेस देन 50% स्कोर किया है, अब उनको जो है वो री एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। मंडे को मैथ्स और इंग्लिश है और इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दी गई है, सिलेबस, टाइम टेबल, एवरीथिंग। और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से पेपर्स देंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको गूगल क्लासरूम पे मिल गई होगी। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो डू कांटेक्ट योर क्लास टीचर। अपने क्लास टीचर से जो है वो कंफर्म कर लो, अपने सब्जेक्ट टीचर से जो है वो कंफर्म कर लो और लाजमी इन री एग्ज़ाम्स को दे दो, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। आपका रिजल्ट देखो, प्रोमोट पास होके प्रमोट होना जो है ना वही अच्छी बात है। मतलब आप फेल होके प्रमोट हो रहे हो, उससे आपको भी खुशी नहीं होगी, आपके पेरेंट्स को भी खुशी नहीं होगी। तो इट्स बेटर कि आप प्रमोट हो रहे हो तो पास होके हो। तो ये री एग्ज़ाम्स जो है वो बेसिकली आपने खुद ही अपने ऊपर एक टेंशन डाल ली है। अगर आप 50% से ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं नॉन अपेयरिंग में तो फिर ये री एग्ज़ाम्स आपको नहीं देने पड़ते। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी पूछ लेना। बाकी ये कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है प्राइवेटली भी कि किस किस को जो है वो मैथ्स का देना है। बाकी गूगल क्लासरूम पे भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डली हुई है। तो आप लाजमी अपने क्लास टीचर से और सब्जेक्ट टीचर से कंफर्म कर लेना कि आपको री एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, कौन सा देना है। तो वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट द मैथ सिलेबस, मैथ्स का पेपर और उसके सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मंडे को इंशाल्लाह मैथ्स का पेपर है 23 मई को, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे तुम्हें देनी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि बस इस वीडियो को देख के फिर अपनी प्रिपरेशन कर लेना। 2 दिन है तुम्हारे पास इंशाल्लाह, 2 दिन जो है वो बहुत है, क्योंकि टॉपिक्स हमारे पास सिर्फ 4 ही थे। हमने टॉपिक्स भी कम कर दिए, मार्क्स भी कम कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये 2 दिनों में तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी ये है कि तुम पहले से तुमने तैयारी की हुई है और बस अब ये है कि तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन करना है। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 जो थे एंड ऑफ ईयर के, वो मैं इंशाल्लाह उसकी जो इमेजेस है वो तुम लोग के साथ शेयर कर लूँगा ताकि तुम लोग उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। बाकी थोड़ा सा रिवीजन भी इस वीडियो में देख लेते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। री एग्जाम के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे लाजमी पूछ लेना, टेक्स्ट करके पूछ लो या फिर वीडियो में कमेंट कर लो, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। सो स्टार्टिंग विद द मार्क्स, मार्क्स स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है और 90 मिनट्स उसका टाइम है, कैलकुलेटर उसमें अलाउ है। मोर और लेस हर सब्जेक्ट का जो है ना वो यही है, 50 to 70 मार्क्स के पेपर्स हैं और कंपोनेंट्स के हिसाब से नहीं है। देर इज़ ओनली वन पेपर और उसी पेपर में जो है वो आपको P1 टाइप क्वेश्चंस, P2 टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैथ्स का जो है वो एक ही पेपर है, 50 मार्क्स का, 90 मिनट्स का है, कैलकुलेटर इसमें अलाउ है। और टॉपिक्स हमने आपको 4 दिए थे। एक आपको दिया था अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में मैंने जो है वो नंबर्स भी ऐड कर दिया है, क्योंकि नंबर्स जो है वो ऐसा टॉपिक है जो कि आप काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो और ये कैम्ब्रिज के पेपर 1 में ज़रूर होता है। तो नंबर्स इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो नंबर्स डाल दिया। अब नंबर्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। उसमें फ्रैक्शन एडिशन है, 2 फ्रैक्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे 1/2 प्लस 1/3 हो गया। इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, 1 मार्क का ये होगा। और आपको पता है कि फ्रैक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो एलसीएम के थ्रू होते हैं। एलसीएम का मतलब होता है यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर कॉमन। बड़ा बेसिक सा सवाल होता है, आपको पता है, तो ये लाजमी पूछा जाता है। अभी ये है कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो आप अपना आंसर जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि फिर भी मैंने ये पेपर में जो है ये चीज़ें रख दी हैं ताकि ये है कि तुम लोग का जो है वो पेपर 1 के टाइप के क्वेश्चंस भी तुम लोग को मिल जाए और पेपर 2 के टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन डिवीजन,
ये सारी चीज़ें जो है तुम लोग को आनी चाहिए। और इसके अलावा डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं आपको दो डेसिमल नंबर दे दूंगा, जैसे 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो ये डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, बगैर कैलकुलेटर के तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब ये है कि ये 1 मार्क का होगा, तो आप जो है इसकी वर्किंग भी कर लेना और फिर कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई भी कर लेना, ताकि आपका जो है वो 1 मार्क पक्का हो जाए। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़े से देख लेना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना नंबर्स में। उसके बाद अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि आपको एक ब्रैकेट के बाहर नंबर दिया होगा, जैसे 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3x+4 लिखा है, और आपको बोलेगा कि इसको एक्सपेंड करो, मतलब ब्रैकेट को रिमूव करो। तो ब्रैकेट को रिमूव करने का मतलब ये होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, तो वो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स होंगी उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक्सपेंशन का मतलब हो गया। एक्सपेंशन में आइडेंटिटी भी आ जाती है। आइडेंटिटी का मतलब हो गया a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर। तो इसमें भी तो ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो ब्रैकेट्स को हटाने का मतलब जो है वो बेसिकली एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन जो है उसकी लाजमी प्रैक्टिस करना। एक्सपेंशन का ऑपोजिट फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन में वी हैव टू मेक ब्रैकेट्स। फैक्टराइजेशन में आपको पता है कॉमन लेते हैं, अगर लीनियर हमारे पास एक्सप्रेशन है तो हम उसमें कॉमन लेके ब्रैकेट्स बनाते हैं, और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करके फैक्टराइज करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये देख लेना, क्योंकि अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की बैकबोन है, मतलब अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। आइडेंटिटीज आपके पास तीन ही है, a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, और वो जो a² - b² वाली आइडेंटिटी होती है जिसमें दो ब्रैकेट्स आते हैं, a+b a-b, तो वो आइडेंटिटीज तीनों की जो है वो एक्सपेंशन भी देख लेना और उसकी फैक्टराइजेशन भी देख लेना। एक्सपेंशन का मतलब है कि ब्रैकेट्स हटा के मतलब उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। जैसे a+b होल स्क्वायर जो है ये फैक्टराइज फॉर्म है, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो a² + 2ab + b² बनती है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो आप उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी आनी चाहिए, और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से वापस इसकी फैक्टराइज फॉर्म भी आनी चाहिए कि ये फैक्टराइज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना। उसके बाद सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस हमारे पास वन वेरिएबल और टू वेरिएबल है। वन वेरिएबल में क्या होता है, जैसे वन वेरिएबल में इस तरह का क्वेश्चन आ गया 3x - 4 = 9, तो आप क्या करते हो, नंबर्स को सारे एक जगह जमा करते हो, और फिर आप जो है वो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको दूसरी साइड पे भेज के x की वैल्यू निकालते हो। ये जो है ना वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, जिसको हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी देख लेना। आपकी अपनी मर्जी है कि इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन। अगर सब्स्टिट्यूशन पसंद है तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, लेकिन आपको उसको सॉल्व करना है, मेथड आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी पिक कर सकते हो। लास्ट टॉपिक जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का जो सवाल है वो आपके पेपर में लाजमी आता है। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के सवाल की बात करूं तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है 1/3a -1/4a। ठीक है, तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है और इनको सिंप्लीफाई करना है। और फिर इस तरह भी हो सकता है कि आपको जो है वो एक फ्रैक्शन दे दिया, ऊपर आइडेंटिटी लग रही है, नीचे जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से फैक्टराइज हो रहा है, और इस तरह आप फिर देखोगे सिंप्लीफाई करके कटिंग होगी क्या बच गया। तो ये जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है ना, ये लाजमी करना है, ये पास पेपर में आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको ये पास पेपर में नहीं मिलते तो D2 में जो है वो इसका मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 6 है शायद। D2 का चैप्टर नंबर 6 देख लेना, वहाँ आपको ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, और या पास पेपर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट नंबर्स एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये 10 to 15 मार्क्स का आएगा लाजमी। तो 10 to 15 मार्क्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है 50 में से, तो आप इसकी अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो नंबर्स और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की, तो यू विल बी एबल टू गेट 10 to 15 मार्क्स। और ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, आपको पता है ये चीज़ आसान भी है, अगर आप इनको थोड़ी सी मेहनत से कर लो तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक सर्कल प्रॉपर्टीज है, जो कि बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमने डाला हुआ है। सर्कल प्रॉपर्टी वही चार जो है वो स्टार्टिंग की चार जो है जिसमें एंगल एट सेंटर होता है। एंगल एट सेंटर वाली बात वही होती है जिसमें आप देखो कि सेंटर पे एक एंगल बनता है, और वही आर्क जो है वो सर्कमफेरेंस पे भी एक एंगल बनाती है। तो जो एंगल एट सेंटर होता है वो ट्वाइस होता है एट द एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस पे एंगल है वो छोटा है और सेंटर वाला एंगल बड़ा है। ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ लेना है क्योंकि इसका क्वेश्चन है। एंगल इन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है कि सेमी सर्कल का डायमीटर अगर बना हुआ है, डायमीटर अगर है आपकी फिगर में और वो डायमीटर एक ट्राइंगल बना रहा है, तो डायमीटर के सामने वाला एंगल जो है सर्कमफेरेंस पे जो बनता है वो 90 डिग्री होता है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब यही हो गया कि आर्क आपकी एक ही और वो आपको एक से ज्यादा वी अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं, मतलब बो बना हुआ नजर आ रहा है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट सारे इक्वल होते हैं।
और इसके बाद वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली जो प्रॉपर्टी थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, सर्कल के चारों मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के चारों वो आपके वर्टिसेस होते हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस पे है, तो इसका मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल में ये था प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब उनका सम 180 होता है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करना, ये चारों प्रॉपर्टीज कंबाइन करके जो है वो एक सर्कल प्रॉपर्टी का सवाल बन जाएगा 4 to 5 मार्क्स का। अच्छा, इसके अलावा सर्कल प्रॉपर्टी में एक एंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूलाज भी जो है वो लास्ट टाइम बताए थे जब एंड ऑफ ईयर के बारे में मैं आपको रिवाइज करवा रहा था। तो ये भी फॉर्मूलाज जो है ना ये तुम्हें पता होने चाहिए। ये पॉलीगॉन के फॉर्मूलाज होते हैं। पॉलीगॉन्स हमारे पास क्लोज फिगर्स होती हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल्स के बाद पेंटागन, हेक्सागन, तो ये सारी चीजें पॉलीगॉन्स होते हैं। पॉलीगॉन्स क्लोज शेप होते हैं, ट्राइंगल हो गया जैसे। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन, मतलब इंटीरियर एंगल्स अगर आपको किसी पॉलीगॉन का निकालना है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 × 180। एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ट्राइंगल है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो मैंने एन की जगह पे 3 रख लिया, 3 - 2 1 हो गया, और 1 × 180 तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम है दैट विल बी इक्वल्स टू 180। क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम वगैरह की बात करता हूं, तो उनमें 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स का मतलब है 4 - 2 2 हो गया, एंड देन 2 × 180 विल बी 360। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो 360 है। इसी तरह पेंटागन में 5 - 2 हो जाएगा, हेक्सागन में 6 - 2 हो जाएगा। तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा, फिर अगर वो आपको कहता है कि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो ऐसी शेप है जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं। अगर हेक्सागोन है तो 6 इंटीरियर एंगल्स अंदर बनेंगे, वो सारे के सारे बराबर होंगे। रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो हमारे पास है n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये n नंबर ऑफ साइड्स है। ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद उसने लिखा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, सॉरी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन 360 डिग्रीज के बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल का सम निकालने का ये फॉर्मूला है n-2 × 180, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है ना वो 360 होता है, ये याद कर लिया। और मतलब किसी भी एंगल की बात करूं मैं, किसी भी वर्टेक्स की अगर बात करता हूं, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है ना उनको जब भी ऐड करूंगा तो 180 आंसर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें तुम्हें करनी है अच्छी तरीके से, दो नहीं बल्कि 3 चीजें तुम्हें करनी है अच्छी तरीके से। एक तो मीन, मीडियन, मोड, रेंज ऑफ अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। ये क्या चीजें हैं? बेसिकली मीन, मीडियन, मोड और रेंज ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या था? हमने 2 टाइप्स के डाटा डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वाज जो पहला वाला था वो अनग्रुप था। अनग्रुप में जो है ना वो ग्रुप्स नहीं बने होते, ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में नहीं होता अनग्रुप डाटा। रॉ डाटा होता है, जैसे आपके पास 10 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये इस तरह का जो डाटा होता है ना वो अनग्रुप डाटा होता है। अच्छा, अनग्रुप डाटा टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो है वो टेबल आए तो आप समझो कि ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा हमने देखा था टेबल की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा बहुत सारा है तो आप उसको टेबल की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस डाटा को ग्रुप्स की फॉर्म में कर दोगे, इंटरवल की फॉर्म में कर दोगे, इंटरवल का मतलब होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, जैसे 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, तो ये इंटरवल्स हो गए। इंटरवल्स की फॉर्म में जो डाटा होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। मीन, मीडियन, मोड, रेंज ऑफ अनग्रुप डाटा कैसे निकालते थे कि हमारे पास अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स दिए हुए हैं, 10 नंबर्स दिए हुए हैं, उसने कहा मीन निकालो। तो मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, 10 नंबर्स को ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा तो मीन आ जाएगा। मीडियन के लिए क्या करूंगा, मीडियन के लिए उन्हीं 10 नंबर्स को अरेंज करूंगा, स्मॉलेस्ट सबसे पहले, फिर लार्जेस्ट, और उसके बाद देखूंगा मिडिल नंबर क्या आ रहा है, मिडिल नंबर मीडियन हो जाएगा। मोड कैसे निकालूंगा, मोड के लिए देखूंगा वो 10 नंबर जो लिखे हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऐसा कौन सा है जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो मोड हो जाएगा। रेंज कैसे निकालूंगा, रेंज के लिए क्या करूंगा, सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर, माइनस द लोएस्ट नंबर, जो सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस कर दूंगा सबसे छोटी वैल्यू से, तो रेंज आ जाएगी। ये तो अनग्रुप डाटा का था। ग्रुप डाटा में क्या होता है, इंटरवल्स बने होते हैं। इंटरवल्स बने होते हैं तो ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए मैं क्या करता था, मिड पॉइंट निकालता था एक्स, मिड पॉइंट एक्स निकालता था, फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करता था, सब्मेशन एफ एक्स अपॉन सब्मेशन एफ। तो ये ग्रुप डाटा का मीन निकालना था। इसमें मुझे टेबल बनाना पड़ता है, कॉलम्स बनाने पड़ते हैं 2 एक्स्ट्रा। एक मिड पॉइंट का कॉलम बनाना पड़ता था एक्स, फिर मैं एक कॉलम बनाता था एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। फ्रीक्वेंसी मुझे जो है वो गिवन होगी, और फिर मैं उसको मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाता था। तो ये वाला जो है सवाल जो है
वो लाजमी उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन, मोड और रेंज भी हमने दी है, और ग्रुप डाटा का मीन भी हमने दिया है। ग्रुप डाटा में फिर हम मीडियन क्लास निकालते थे, याद करो, मॉडल क्लास निकालते थे। मीडियन क्लास निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते थे किस तरह, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते थे, फिर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड वाली की वैल्यू आती थी, फिर सेकंड थर्ड को ऐड करते थे, फिर थर्ड की वैल्यू आती थी। इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जैसे बनाते थे, वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनाने तुम्हें आने चाहिए, वो जो एस शेप कर्व्स होते हैं। इसके लिए क्या होता था कि आपको वो एक टेबल देता था जिसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते थे। आप पहले उस फ्रीक्वेंसी टेबल को कन्वर्ट करते थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में, और फिर उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते थे जो एस शेप का बनता था। और फिर जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता था, फिर आप निकालते थे फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, डिसाइल, परसेंटाइल। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये एंड ऑफ ईयर के पेपर वन में भी आया था। मैं इंशाल्लाह जब एंड ऑफ ईयर का पेपर वन शेयर करूंगा, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन जो है ना वहाँ भी डिस्कस कर लूंगा। वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, ये लाजमी आएगा। इसके बाद पाई चार्ट्स को देख लेना। पाई चार्ट का एक जो है ना, वो हमने छोटा सा सवाल डाला है। उसमें पाई चार्ट का वो जो एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं ना, कि जो सेक्टर बन रहा है उसका एंगल कैसे आता है, तो वो देख लेना कि हम एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा वो होता था फॉर्मूला, कि भाई जितना जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360, है ना, क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो टोटल एंगल 360 होता है। तो ये वाली चीज जो है वो लाजमी देख लेना पाई चार्ट में। पाई चार्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। पाई चार्ट के हमने जो क्वेश्चन क्लास में किया ना, वही अगर तुम प्रैक्टिस कर लो तो पाई चार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एलिवेशन डिप्रेशन है, ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, एलिवेशन डिप्रेशन, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। साइन कोसाइन रूल की प्रैक्टिस कर लेना, साइन कोसाइन रूल आपको पता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रैक्टिस कर लेना, वो जो साइन रूल आता था जिसमें साइन आता था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अच्छी बात इसमें यह है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेरिंग और 3D वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं डाले, क्योंकि फिर उससे जो है ना थोड़ा सा पेपर मुश्किल हो जाता। तो ये 50 मार्क्स में यही हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई डालने के लिए। तो तुम बेरिंग और 3D वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो फिलहाल छोड़ सकते हो। ये जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं, अगर तुम ये अच्छी तरीके से कर लो तो इंशाल्लाह आप जो है वो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। बाकी कैलकुलेटर अलाउ है तो आप अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस मटेरियल के लिए पेपर वन और पेपर टू शेयर कर दूंगा एंड ऑफ ईयर एग्जाम का। बाकी ये है कि काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। फंक्शंस हमने नहीं डाला है, फंक्शन इसलिए सिलेबस में भी नहीं दिया था। बाकी जो है मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स की वीडियो डाली हुई है, मीन मीडियन मोड की वीडियो जो है वो डाली हुई है, बेरिंग की वीडियो डाली है, लेकिन बेरिंग तो आपको करने की जरूरत नहीं है। सर्कल प्रॉपर्टीज की काफ़ी सारी वीडियोस हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास चीज़ें बहुत है, बस उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से। इंशाल्लाह आपका ये वाला पेपर अच्छा हो जाएगा। और इसको तो पास करना ही है भाई, अब कोई ऑप्शन नहीं है। खामा में जो है वो अपने लिए टेंशन और मत बढ़ाओ। आपके पास 2 दिन है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो और इन एग्जाम्स को क्लियर करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द री एग्जाम्स इंशाल्लाह। फिर आप स्कूल में मिलते हैं तो बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मुझसे पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दे दूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।